हमने कल उत्तल लेंस की बात करी थी। उत्तल लेंस से संबंधित जितनी भी हमारे पास में प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थिति, आकार जो भी हमें प्राप्त हो रहा था वो हमने कल देखा था। आज हम अवतल लेंस की बात करेंगे। अवतल लेंस बहुत ही इजी है, और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम उसके नियम देख लेते हैं कि नियम क्या क्या थे। तो उत्तल लेंस में कितने नियम डिस्कस किए थे हमने, राजवीर? सर 4। चार? चार कौन सा? चौथा कौन सा था? चौथा आभासी था। नहीं, नियम देखो बेटा, नियम वो होते हैं जिनसे प्रतिबिंब हम बनाते हैं, जिनकी सहायता से प्रतिबिंब का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नियम केवल तीन ही थे। केसेस जो हमने लिए थे, वस्तु को अलग अलग जगह पर रख रहे थे, वो 6 थे। ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना। अब मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि नियम कौन से थे। तो अब अवतल लेंस के जो नियम है हमारे पास में, अवतल लेंस के नियम, तो उसमें जो पहला नियम था ना, वो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं। तो पहला जो नियम था, पहली चीज़ तो हमें अवतल लेंस पता है कि अवतल लेंस कुछ इस तरीके से बनता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ओ। ये भी लाइन सीधी नहीं है, तो इसको जस्ट अज्यूम करके चलिएगा। ये F1 हो गया, और यहाँ से दूरी 2F1। इधर फोकस बिंदु जो होगा वो F2 हो गया, और इधर इसकी जो दूरी हो जाएगी वो 2F2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला नियम जो कहता है वो कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से सीधी आ रही है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है अभी, है या नहीं है? इस मुख्य अक्ष यस के सर। समानांतर है ये दोनों। अब ये जैसे यहाँ पर आती है ना, तो आपको करना क्या है, यहीं से, जैसा कि हमारी बुक में दे रखा है, यहीं से आप क्या करोगे, इन किरणों को ना, अब क्योंकि ये अवतल लेंस है तो ये क्या कर देगा, किरणों को अपसारित कर देगा, फैला देगा। जैसे ही यहाँ पर आई, ये किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। तो इसने फैला दिया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो अभी तो ये छोटा बना है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अजीब सा दिखेगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से फैल जाएगी किरण। ठीक है, अब फैलने के बाद में ये किरण कहीं मिल रही है क्या, दोनों? नहीं मिल रही है ना, ये तो फैलती जा रही है आगे की तरफ, और आगे ले जाऊंगा तो और ज़्यादा फैलेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं पीछे ही मिलेगी जरूर। तो जब मैं देखता हूँ कि ये कहाँ मिल रही है, तो मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो यहाँ ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है कि फोकस बिंदु से ये किरणें आ रही है। ठीक है, अब ये डायग्राम सही नहीं बना है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर आती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन होने के बाद में किरणों के अंदर क्या हो जाता है, अपसरण हो जाता है, या उसका फैलाव हो जाता है। और ये किरणें ऐसे प्रतीत होती है कि वो फोकस बिंदु से आ रही है। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, सेकंड नियम क्या हैगा हमारे पास में? सेकंड नियम था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरे, मैं मान लेता हूं कि ये प्रकाश की किरण जो है ना वो मुख्य फोकस से होकर गुजरी, ये पॉइंट, जैसे ये यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद क्या होगा, मुझे पता है कि जब भी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वो अपवर्तन के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है। तो अब ये किरण यहाँ से समानांतर हो जानी चाहिए थी, है ना? ऐसा ही होगा। हाँ, हेलो राजवीर, कुछ कहना चाह रहे यस हो? सर। राजवीर, सर आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? एक मिनट, राहुल आपको आ रही है आपकी क्या आवाज क्लियर? कट रही है। अच्छा यस अच्छा, सर। राहुल आपको आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। राजवीर एक बार वापस ज्वाइन करो आप। आ रही है क्या आवाज? और ठीक है, देखो, सेकंड नियम जो है ना हमारे पास में, उसमें
ये आपका अवतल लेंस है और इस अवतल लेंस में ये मुख्य अक्ष हो गई, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया और ये 2F1 हो गया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, किरणों को ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं किरणों को देखता हूँ तो उत्तल लेंस में मैंने कुछ इस तरीके से, अभी जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसमें देखो, ये वाला जो डायग्राम बनाया उसमें मैंने फोकस बिंदु से गुजारा और ये किरण जो हो गई वो समानांतर कर दी। ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है क्या? राहुल, राजवीर? यस सर। हाँ बेटा, रिस्पॉन्स करो, मेरे को ऐसा लगा कि आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पर है ना कि फोकस बिंदु से जैसे गुजारो ना, तो बेटा ये केस है ना केवल ऐसा तब बनाएंगे हम जब हमारे पास में यहाँ उत्तल लेंस हो। ये वैलिड नहीं होता है इसके लिए। ठीक है, नियम वही है लेकिन ये इसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस किरण को ऐसा ना लेके हम इसको थोड़ा टेढ़ा लेते हैं। टेढ़ा इन द सेंस कि हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको किरणों को लेने की कोशिश करेंगे कि ये किरण कुछ इस तरीके से दिखे हमें। हम फोकस बिंदु से डायरेक्ट नहीं गुजारेंगे उसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये जैसे आपका डायग्राम बना हुआ है इस सर जगह। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो राजवीर। बीच राजवीर बीच में बोलिए। आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है आज? एक सर मिनट, आपकी बीच रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ से सब कुछ सही है। राहुल, आपको आ रही है आवाज मेरी? यस सर। आई थिंक आपका माइक है ना थोड़ा सा और ऑन तेज कर लीजिए। और आप शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है वो थोड़ा सा वीक आ रहा हो वहाँ पे। राजवीर, अभी भी यस सर। कट रही है क्या आवाज? सर बीच बीच में कट रही है, अभी तो नहीं कट रही। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो, अवतल लेंस में जो दूसरा नियम है ना वो मैं अब सीधा यहीं पे बता देता हूँ। दूसरे नियम में क्या होगा कि हम अवतल लेंस बनाएंगे और अवतल लेंस में हम जो किरणें होती है ना उसको हम थोड़ा टिल्ट इस एंगल पे लेंगे। तो जैसे ही किरणें यहाँ पे टकराई, जैसे दो किरणें यहाँ पर है, या फिर मैं दो किरणें ऊपर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये किरणें क्या होगी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी और यहाँ से तो ये पैरेलल हो जाएगी। हो गई ना पैरेलल? लेकिन जब मैं इस किरणों को, अब ये पैरेलल हो गई है तो कहीं मिली है क्या ये किरणें, बताइए? कहीं मिल रही है क्या ये किरणें? नहीं सर। नहीं मिल रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से ये टकराई थी ना वहाँ से इसको आगे बढ़ाकर देखूंगा कि कहीं ये मिल रही है क्या। तो मुझे पता लगता है कि हाँ, ये फोकस बिंदु F2 पर मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा प्रतीत होता है दूसरे नियम में अवतल लेंस के लिए कि किरणें फोकस बिंदु पर आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु पर। ठीक है, अभी देखो ये बिल्कुल, यस। अगर ये यहाँ अवतल लेंस नहीं होता तो ऐसा लगता ना कि ये बिल्कुल फोकस पे जा रही है। यहाँ से देखो ये बिल्कुल फोकस पे आ रही है या फिर इस एंगल से फोकस पे जा रही है। ठीक है, तो ये आती हुई प्रतीत होती है। यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वह किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम बहुत इजी है और वो है कि अगर प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो यहाँ पे क्या होगा, वो बिना विचलन के सीधी सीधी गुजर जाएगी। जैसे यहाँ से किरण आपतित हुई और बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर गई अपवर्तित होकर, मतलब वहाँ पे कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, सीधा गुजर जाएगा। जैसे अगर ये किरण मैं यहाँ से आपतित करता हूँ तो ये किरण यहाँ पे बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? ये तीसरा नियम है। अब तीसरे नियम के बाद में हम देखेंगे केसेस को। केसेस जैसे हमने यहाँ देखे थे ना, 6 केस देखे थे हमने, 6 स्थिति देखी थी कि वस्तु को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बिंब को मैं कहाँ रख रहा हूँ, अनंत पर, 2F1 के बीच में, 2F1 पर,
तो F1 व F1 के बीच में, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो यहाँ पे भी हम ऐसी कंडीशंस देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आउटर लेंस की बात करता हूँ ना, तो वहाँ पे हमारे पास में केवल 2 ही केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 2 ही। 2 ही। एक तो हम लेंगे अनंत पर और एक लेंगे अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम अनंत से फिर 2F1 या F1 की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा इमेज जो बनती है ना, वो एज इट इज़ ही बनती है, आभासी बनती है और सीधी बनती है। छोटी बनेगी और बिंब से जो होगी ना, वो छोटी होगी। तो ये हमें बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसको। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो, अनंत को छोड़कर। क्लियर है यहाँ पे? यस अब देखो कैसे बनेगा इसका इमेज, वो हम एक बार ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें दे रखी है। अनंत पर वस्तु रखी हुई हो, तो अभी ये लाइंस जो है ना, लाइट, ये लाइट इधर से आ रही है, ये लाइट इधर से आ रही है, ये लाइट इधर से आ रही है, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वस्तु है ना, वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है, कहीं अनंत पर रखी हुई है। तो ये लाइट बिल्कुल मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समानांतर आ रही है। आ रही है ना मुख्य अक्ष के समानांतर। सर। फिर जैसे ही वो इस अवतल लेंस के पृष्ठ पर टकराएगी, टकराने के बाद में वो क्या होगी? अपसारित हो जाएगी। अपसारित होने के बाद में ये इधर गुजर गई, ये वाली किरण इधर गुजर गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। उसके बाद फिर यस सर। यहाँ ये जो किरण है ना, वो हमें कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही। इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा ना, तो ये तो आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ से भी इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी आगे बढ़ती जा रही है। तो ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। और मुझे बिंब तो तभी, प्रतिबिंब तभी मिलता है जब 2 किरणें मिलती है। तो मैं इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो यहाँ तो इन्होंने सॉलिड लाइन ली है, सॉलिड लाइन नहीं लेंगे हम, कौन सी लेंगे? डैश लाइन लेंगे। तो जब मैं बिंब को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो मुझे प्रतीत होता है कि ये तो फोकस बिंदु पर मिल रही है। जो लाल लाल मैंने किया ना पॉइंट, कि फोकस बिंदु पर मिल रही है। और जब भी फोकस बिंदु पर मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल छोटा होगा, बिंदुवत होगा, बहुत ही छोटे आकार का प्रतिबिंब होगा, जो कि फोकस बिंदु पे मिलेगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा, आभासी होगा, क्योंकि मैं इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहा। पर्दे पे कहाँ प्राप्त कर पाता? अगर ये कहीं यहाँ पर इमेज, ये दोनों किरणें मिलती और इमेज बन जाती। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर होगी, तो प्रतिबिंब आभासी होगा और अत्यधिक छोटा होगा और साथ में सीधा होगा। आभासी के साथ में हमेशा ध्यान रखना, सीधा आएगा। क्या आएगा? सीधा। आभासी, और इधर से सी और वापस स्टार्ट कर दो, सी से ही सीधा। ठीक है, अब आता है। यस सर। अब एक और केस है कि पैरेलल के अंदर ही अगर हमारे पास में कुछ किरण जो है ना कहीं दूरी पे हो, और हम दूसरे नियम का उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरे नियम का उपयोग कर रहे हैं, तो देखो कि है ना, कोई किरण आई, अनंत पर रखी हुई है, यहाँ से टकराई, फिर दूसरी किरण यहाँ से आई, ये टकराई। तो अब देखो, ये किरण यहाँ आने के बाद में अपसारित हो जाएगी, ये किरण यहाँ आने के बाद में ऐसे अपसारित हो गई। अब ये तो आगे बढ़ती जा रही है और ये भी आगे बढ़ती जा रही है। क्या ये मिलेगी आगे जाके कहीं पे? क्या ये दोनों किरणें कहीं आगे जाके मिलेगी इस डायरेक्शन में? नहीं सर। नहीं सर। मिलेगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे मिल सकती है। तो मैं डैश लाइन के थ्रू इसको दर्शाऊंगा। तो डैश लाइन के थ्रू जहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कि ये तो F1 बिंदु पर ही मिल रही है। लेकिन F1 बिंदु के मुख्य अक्ष के F1 बिंदु पर नहीं है, अब ये थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ पर है? थोड़ा सा ऊपर। तो इस प्लेन को हमने क्या नाम दिया था? इस प्लेन को क्या नाम दिया था? ए और ए डैश। नहीं, ए और ए डैश तो था बेटा। इसको देखो, एक तो फोकस बिंदु ये वाला होता है, ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया था? फोकस समतल। याद आया? कब सर? परसों पढ़ाया गया। हाँ, परसों पढ़ाया था। जब परिभाषा डिस्कस करी थी ना, तब पढ़ाया था। जब मैंने आपको बताया था कि लंबवत अगर कोई मोबाइल को रख के बताया था पृष्ठ के ऊपर, कि वो समतल कहलाएगा। अगर इमेज हाँ सर, बिंदु हाँ सर, फोकस समतल। बिंदु हाँ, बिंदु पर नहीं मिल रही है, कहीं और ऊपर नीचे मिल रही है, लेकिन फोकस बिंदु के ऊपर ही है, तो वो फोकस समतल पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, हाँ सर, यस सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसने ना सारी किरणें ले ली, यहाँ से इंक्लाइन करी, ये फैल गई, ये फैल गई। फिर इसमें देखो,
ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजारी इस वाली किरण को, तो ये तो सीधी गुजर जाएगी, लेकिन मिलेगी तो कहीं पर, यहीं पे मिलेगी ये तो, ठीक है ना। तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहीं बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, आभासी होगा क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है, और सीधा होगा, ठीक है। यस सर। फिर आता है लास्ट, जिसमें कि हम ये केस लेते हैं कि आपका बिंब या फिर वस्तु वो कहाँ रखी गई है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। सर अवतल दर्पण के अंदर F1 और 2F1 वो यूज नहीं करते क्या? आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना, F1 लिख दो यहाँ पे, इधर 2F1 लिख दो। लेकिन जनरली होता क्या है ना, इसमें इमेज जो बनेगी ना वो हमेशा आभासी ही बनती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, किरणें आगे की तरफ फैलती हुई दिखाई देती है, जैसे जिसके देखो ये पहला पृष्ठ है इसका, और ये दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरे पृष्ठ पे देखो किरणें हमेशा फैलती हुई नजर आएगी। तो आगे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर देखो, जब बिंदु वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के मध्य हो, अब आप कहीं पे भी ले लीजिए, ये आपका क्या है, वस्तु है, इससे एक प्रकाश की किरण आपने गुजारी, चूंकि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण गुजारी आपने, तो मुझे पता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाती है तो वह अपवर्तन के बाद में फैल जाएगी, तो ये फैल गई, यहाँ पर आगे बढ़ गई है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। फिर दूसरी किरण मैंने प्रकाशीय केंद्र से गुजारी, तो जैसे मैंने दूसरी किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजारा, तो ये किरण सीधी की सीधी गुजर गई, आगे और बढ़ जाएगी। क्या ये दोनों किरणें आगे मिलके आगे जाके कहीं मिलेगी क्या, पॉसिबल है ऐसा? नहीं सर, पीछे मिलानी पड़ेगी डैश करके। नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे। अब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये जो किरण का डायरेक्शन है ना, इसको पीछे मूव करिए, तो मूव करने के बाद में ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो इसने ना जो दूसरी किरण ली है ना, अब ये दूसरी किरण तो वापस मिलती नहीं है, दूसरी किरण क्या होगी, ये तो वापस पीछे की तरफ तो मैं बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सीधी की सीधी गुजर रही है। तो जहाँ ये पॉइंट मिल रहा होगा ना इस दूसरी किरण के ऊपर, वही मेरा क्या बना देगा, उसी जगह वहाँ मेरी इमेज बना देगा। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ है, तो ये एरो यहाँ बना। अब देखो साइज, देखो इसका, ये कैसा है, बड़ा साइज है, जो एक्चुअल वस्तु थी, बिंब था, इसका बड़ा साइज है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या हो गया है, प्रतिबिंब का छोटा। प्रतिबिंब का छोटा। छोटा हो गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये छोटा है, साथ में सीधा है, और जब भी सीधा आपको प्रतिबिंब मिलेगा हमेशा ध्यान रखना उसके साथ में क्या आएगा, आभासी, काल्पनिक आवाज। प्रतिबिंब मिलेगा आपको, काल। ठीक है। यस। और उल्टा बस होगा तो वो उल्टा होगा तो वास्तविक। हमेशा वास्तविक होगा, ये ध्यान रख यस लेना, सर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दो नियम थे जो कि हमने यहाँ डिस्कस किए, और जैसे अवतल लेंस में दो नियम थे, वैसे हमने उत्तल दर्पण के अंदर भी केवल दो नियम देखे थे, और वो दो नियम इसी के ऊपर बेस्ड थे। वहां पे भी हमें हमेशा आभासी व सीधा ही मिल रहा था प्रतिबिंब, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का जो कार्य होता है ना वो लगभग समान होता है। उत्तल दर्पण का और अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब वगैरह की स्थिति बन रही है वो लगभग समान होती है, ठीक है। बस लेंस में हम जो प्रकाशीय केंद्र होता है F1 और 2F1 की बात करते हैं, दर्पण में हम उसकी बात नहीं करते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ पे? सर एफ दर्पण के अंदर F1 और F2 की भी क्या बात बोल रहे हो आप? देखो बेटा, दर्पण में हमने पढ़ा था ना कि अवतल दर्पण ऐसा होता है। अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ ये लगा देते हैं, और ये परावर्तक पृष्ठ होता है सामने वाला, है ना। और ये हाँ मुख्य ये मुख्य अक्ष होती है, तो यहाँ फोकस तो इसके सामने ही होता है। यस सर। इधर इधर तो मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि इधर तो किरण जाती ही नहीं है, वो तो टकरा के वापस गुजर जाती है इधर से। समानांतर होगी तो ऐसे, और अगर ऐसे होगी तो समानांतर हो जाएगी, दोनों केस के अंदर, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण दर्पण। के अंदर हमारे पास में 2F1 F2 2F2 ऐसे केसेस नहीं होते हैं, केवल F ही होता है, फोकस बिंदु एक ही होता है। लेकिन उत्तल लेंस के अंदर हमारे पास में दो रहेंगे, और मैंने पहले भी बताया था, शायद लास्ट क्लास के अंदर या पिछली क्लास के अंदर, एक दिन पहले, कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये लगभग है ना समान होते हैं। डेफिनेशंस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है। अभी कैसे होते हैं ये हम देखेंगे आगे। और उत्तल दर्पण
तथा अवतल लेंस, उत्तर लेंस, यस सर। ये लगभग समान होते हैं। कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर ये समान होते हैं। जैसे देखो केसेस यहाँ पे बिंब की स्थिति अनंत पर प्रकाशिक केंद्र के बीच में, किसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर, और यहाँ पे अवतल लेंस के अंदर। देखो मैं यहाँ पे अवतल लेंस का बता रहा हूँ आपको, अनंत पर लिया था और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। उत्तल दर्पण में हम लेंगे अनंत पर और अनंत और ध्रुव के बीच में। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट एक बार। ये देखो, ये उत्तल दर्पण था, अनंत दूरी पर अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हमेशा कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है, अत्यधिक यस सर। छोटा और छोटा। और जब मैंने अवतल लेंस की बात करी, अवतल लेंस में भी हमारे पास में यही चीज है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, अत्यधिक छोटा, बिंदु से छोटा, अनंत पर अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लगभग समान होंगे। ठीक है, यस सर। और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये लगभग समान होंगे। तो आप भले एक बार कंपैरिजन करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो लगभग सभी सेम है, तो याद करने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। और यहाँ पर ना ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है कि अवतल लेंस की जब भी हम बात करेंगे, अवतल लेंस आपका कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे उत्तल लेंस कुछ आपका इस तरीके से होगा। तो अवतल लेंस में सारी चीज़ें जो होगी ना वो नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना। जैसे बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, इसको मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। नेगेटिव। यू का मान जो भी होगा वो हमेशा कहाँ, मतलब आप ये कि आपने जो चिन्ह परिपाटी पढ़ा था ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने बिंब को रखा है तो उसे हमेशा हम क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में अगर बिंब रखा होता तो उसे हम पॉजिटिव लेते थे। ठीक है, तो लेकिन अवतल लेंस के लिए हमेशा आप क्या लोगे, बिंब को नेगेटिव ही लोगे। अवतल लेंस के लिए क्या लोगे, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस ऋणात्मक। में भी क्या लोगे, बिंब की स्थिति को हमेशा कहाँ रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ऋणात्मक। क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। फिर आता है प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यानी अब प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनता है या राइट हैंड साइड में बनता है, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अवतल लेंस के अंदर सारी इमेज कहाँ बन रही थी, पीछे की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। यस सर। तो इसका मतलब दूरी क्या होगी वी की, हमेशा ऋणात्मक। ऋणात्मक होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तल लेंस के अंदर, उत्तल लेंस में हमारे पास में धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक कैसे होगा, क्योंकि देखो सर सारी इमेज, पीछे, हाँ पीछे बन रही थी वहाँ पे, यहाँ क्या बन रही थी पीछे और सारी, आगे दोनों बन रही है। पीछे कहाँ तक बन रही थी, जब आपका इमेज वास्तविक था और और साथ छोटा में था। कैसा था, उल्टा। सर उल्टा। हाँ, उल्टा था और वस्तु के वास्तविक और बराबर उल्टा, है। तब तो है ना हमेशा क्या बन रहा था, आप क्या लोगे, प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक लोगे। लेकिन जैसे यस। नेगेटिव की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा इसने, आभासी। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। और ये कब बनता था, जब आपका प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच में वस्तु रखी होती थी। ठीक है, यस सर। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीजें हैं, यू हमेशा नेगेटिव होगा। जब हमने दर्पण की बात करी थी ना, उत्तल दर्पण, तब भी वो नेगेटिव ही था। प्रकाशिक केंद्र की दूरी बस आपको ध्यान रखनी है उसमें कि पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी और हमें कब इसको इंडिकेट करना है। फिर आती बात मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी एफ या फोकस दूरी एफ। ये ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस के लिए हमेशा क्या रहेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। और अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो दर्पण में किसके लिए हो जाएगा ये नेगेटिव, सर उत्तल दर्पण में। उत्तल के लिए हो जाएगा। जस्ट ध्यान रखना, उल्टा ही होगा बस, ठीक है ना, उत्तल के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे देखो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ये आपको लर्न करना है, ये न्यूमेरिकल्स यस में सर। काम में आता है, बाकी और कहीं पे भी। अब देखो एक चीज़ का और फायदा हो गया आपका, यहाँ पे लेंस जो फॉर्मूला है ना हमारे पास में, वो इसका डेरिवेशन हमने नहीं करना है, मतलब इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई ये हमें नहीं करना है। हमें बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दर्पण का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, 1/f इज इक्वल टू
1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला था। यस सर। और यहाँ लेंस के सूत्र से हम कह सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ देखो v 1/v प्लस 1/u आ रहा है, तो यहाँ हम घटा रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी को, किसकी दूरी से, बिंब बिंब की की दूरी दूरी से, से। उसके व्युत्क्रम से हम घटा रहे हैं, इन दोनों के व्युत्क्रम से, तब हमें फोकस दूरी मिल रही है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इसका ना एक और फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, अगर देखो मैं इसको एलसीएम लेता हूँ इसका, तो 1/f है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 1/f है, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, vu आ जाएगा, यस सर। और यहाँ हो जाएगा u सर माइनस v, तो 1/f कितना आया, u माइनस वी अपॉन vu, तो f कितना आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, uv अपॉन u माइनस v। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है और एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, तो इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ओके, चलिए अब बात करते हैं आवर्धन सूत्र की, कि जैसे दर्पण में हमने कहा था कि जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं वो क्या करते हैं, आवर्धित कर देते हैं, या तो छोटा कर देंगे बिंब को या फिर उसके साइज को बढ़ा देंगे, प्रतिबिंब के साइज को। तो इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लेंस द्वारा किसी भी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, उसकी आवर्धन आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को और बिंब की ऊंचाई को, इन दोनों का अनुपात लेंगे, और अनुपात से जो भी रिजल्ट आता है वो उसका आवर्धन कैपेसिटी को बताता है, आवर्धन क्षमता को बताता है। जैसे सपोज कीजिए अगर h जो है और h डैश जो है, तो h को तो मैं बताता हूँ बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब की ऊंचाई, और ये कहलाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है। अब इन यस दोनों सर। के अनुपात को, यानी कि इन दोनों के अनुपात को, ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, इन दोनों के अनुपात को, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जो प्रतिबिंब होगा ना उसका उसका अनुपात हम ऊपर लेंगे, नीचे नहीं लेंगे। तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, आवर्धन क्षमता को हम ऐसे बताते हैं, इनका अनुपात किसका, प्रतिबिंब का, यानी h डैश बटा बिंब की ऊंचाई का जो भी मान दे रखा होगा उसको नीचे लिखेंगे, और इन दोनों का अनुपात किसको बताएगा, आवर्धन क्षमता को। क्लियर है यहाँ पे। यस सर। और इसको एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ, वो ये होगा कि अगर आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v, और प्रतिबिंब के अलावा हमारे पास बिंब की दूरी क्या होती है, u। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो, v अपॉन u से। क्लियर है। यस सर। अब देखो एक चीज नोट करना, जब हम दर्पण की बात कर रहे थे ना, तो दर्पण में हमारे पास में यहाँ माइनस वी अपॉन यू आ रहा था, अगर आपको याद हो तो, ये दर्पण के लिए था। लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या करते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, v अपॉन यू का जो मान होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। लेंस के अंदर v अपॉन यू पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन दर्पण में हम क्या लेते हैं, माइनस वी अपॉन यू। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, समझ में आ रहा है ये। यस सर। सर वापस बताओ ना। देखो, हाँ एक मिनट, देखो यहाँ पे ये आवर्धन सूत्र था दर्पण के लिए। तो यहाँ देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, एच डैश अपॉन एच, ये तो बिल्कुल सेम है, ये पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, यानी कि एच डैश की वैल्यू भी पॉजिटिव, एच की वैल्यू भी पॉजिटिव। लेकिन वी अपॉन यू के अंदर देखो माइनस आ रहा है यहाँ पे, किसके अंदर, दर्पण के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं लेंस की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पॉजिटिव आता है हमेशा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस साइड में देखो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा है क्या, नहीं लगा है, तो लेंस में ये v की जो वैल्यू होगी ना वो धनात्मक ही रहेगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, यस सर, लेंस के अंदर पॉजिटिव, दर्पण के अंदर नेगेटिव है ना। नेगेटिव आती है, हाँ। और ऐसे लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ 1/v माइनस 1/u करते हैं, जबकि ऊपर दर्पण में हमेशा प्लस ही होता है, वो ये वाला फॉर्म। सर ठीक है, तो अब ठीक यहाँ है पर सर। कुछ टर्म्स है हमारे पास में कि यहाँ बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या रहेगी, तो वो आपके पास में अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऋणात्मक रहेगी। प्रतिबिंब कैसा होगा,
सीधा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम धनात्मक लेंगे, क्योंकि देखो अगर वो एक्सिस पे कुछ इस तरीके से बन रहा है तो इसका मतलब वाई की हाइट को बताएगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है इधर, है ना। यस सर। और प्रतिबिंब उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब अगर कहीं यहाँ ऐसे बना है तो ये इस तो वाली भी हाइट को प्लस बताएगा, तो ये तो नेगेटिव प्लस। होगा हमेशा। क्लियर है। और वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ये आपकी बुक में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे जब भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा। जब भी प्रतिबिंब आपका आभासी एवं सीधा बनता है तो उसका क्या होगा, आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। सर आवर्तित माने क्या बताया था आपने, एक बार वापस बताना। आवर्धन देखो, हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब और बिंब की हाइट देखते हैं, ठीक है। तो जो बिंब यस था, जो वस्तु थी, अगर वो हमें हमारी आंखों से, मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर की दिख रही है, ठीक है, लेकिन लेंस यस से सर। देखने के बाद में वो 10 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है, तो यानी उसमें कितनी आवर्धनता हो गई है, कितना उसका हाइट जो है कितनी बढ़ गई है। तो उस क्षमता पाँच को हम सेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्धनता से। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यस सर। और जो इस चीज को बताता है वो आवर्धनता क्षमता कहलाती है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ डिफरेंस है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में। तो हम हमारे एंड की तरफ आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स को छोड़ के हम मतलब लगभग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बस हमारा लास्ट टॉपिक ही रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर कल वाली क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चलिए आप बताइए डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने हाइड कर दिया है इसको, अब बताओ आप। राहुल बताओ क्या होगा उत्तल लेंस में डिफरेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस। सर उत्तल लेंस के अंदर मतलब जो चित्र बनता है वो घनात्मक बनता है। नहीं सॉरी, ऋणा हाँ सॉरी, घनात्मक बनता है सर। और नहीं, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि उत्तल लेंस में धनात्मक बनता है, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि कैसा आकार से बताइए, साइज से बताइए, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। धनात्मक नहीं होता है, धनात्मक तो एक एक क्वांटिटी को बताता है कि वो प्लस है या नेगेटिव है, वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये हमें बताना है। तो आप बताओ। सर उत्तल लेंस के अंदर तो हमें वो जो होता है वो मतलब F2 पे प्राप्त होता है। और अवतल लेंस के अंदर पीछे की तरफ बढ़ा के फिर वापस प्राप्त होता है, आगे की तरफ तो वो फैलता होता है। नहीं बेटा, ऐसे डिफरेंस नहीं लिखते हैं। सबसे पहले देखो, जो मुझे अभी अभी याद आ रहा है, सबसे पहले देखो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो हमने बताया कि वो किनारों से क्या होता है, उत्तल लेंस पतला होता है, बीच में से मोटा होता मोटा। है। अवतल लेंस किनारों से उससे बड़ा होता है, मोटा होता बड़ा है, और होता है। बीच में से पतला होता है, पहला, ठीक है। अब मैं अच्छा अच्छा। इसकी स्थिति के हिसाब से बताता हूँ कि अवतल लेंस के अंदर क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या है। तो उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब का आकार होता है ना, वो हमेशा कैसा बनता है, बड़ा होता है, समान आकृति का होता है और छोटा होता है। तीनों केस मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। यस सर। उसके बाद में अवतल में देखूंगा तो इसमें तो हमेशा क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, ठीक है। Yes, बहुत sir. छोटा और छोटा है ना सर। हाँ, दो ही केस थे अवतल के अंदर, छोटा और अत्यधिक छोटा, ठीक है। यस फिर सर। बात करते हैं कि अब इसके जो स्वरूप है वो वास्तविक है या आभासी, उसको देखते हैं। तो उत्तल लेंस में आपको वास्तविक आकृति मिलती है और आभासी भी मिलती है, जबकि उत्तल लेंस में हमेशा, सॉरी, उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों मिलती है, लेकिन जो आपका अवतल लेंस होगा उसमें हमेशा क्या मिलेगी, आभासी ही आभासी मिलेगी। और काल्पनिक। हाँ, आभासी या काल्पनिक, आभासी का मतलब ही काल्पनिक होता है, ठीक है। फिर हम यस बात सर। करते हैं कि जो वस्तु की आकृति वो सीधी मिलेगी या उल्टी मिलेगी। तो मुझे पता है कि अवतल लेंस के अंदर हमेशा जो आपका वस्तु की जो, आकृति होगी वो सीधी। यस वो सर। कैसी मिलेगी, अवतल लेंस के अंदर तो सीधी मिलेगी और उत्तल बिल्कुल लेंस के अंदर वो उल्टी मिलेगी। उल्टी भी मिलती है और सीधी भी मिलती है एक केस के अंदर, ठीक है। तो दोनों ही होंगे। यस सर। तो ऐसे डिफरेंस हमको बताने हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बस उन चीज़ों को अरेंज करके आपको लिखना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे, देखो,
इस लेंस से बाहर की ओर उभरी दो गोल पृष्ठ होते हैं, इस लेंस में अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो देखो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं दोनों पृष्ठ, ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या होता है, ये अंदर की अंदर की तरफ तरफ। वक्रित है और ये भी अंदर की तरफ वक्रित है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। फिर सेकंड यस पॉइंट है, सर। ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मोटा। हमें पता है कि ये तो मोटा है, और ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, ठीक है। यस सर। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। देखो ये हमने मिस कर दिया था, अब प्रकाश किरणों को लेके इन्होंने एक और अंतर बता दिया। ऐसा होता है हमारे पास में उत्तल लेंस के अंदर कि वो क्या करता है, अभिसारित कर देता है, केंद्रित कर देता है एक बिंदु पर सारी किरणों को, ठीक है। और ये यस क्या सर। करेगा, उत्तल यस लेंस सर। फैला देगा, उसको फिर देख आप सारी। अपसारित कर देगा, ठीक है। यस सर। इसमें वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। इसके द्वारा बिंब से छोटे, बराबर तथा बड़े प्रतिबिंब बनते हैं, ये सदैव बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यस सर। तो ये सर मेन, अवतल लेंस तो हाँ सर। हाँ बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं, यही बात बोल रहा था। ठीक है, तो ये है ना पॉइंट्स आपकी शायद बुक में नहीं दे रखे हैं, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अच्छी बात है। अब बात आती है लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता को हम कैसे बताते हैं। तो देखो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसको हम उसके अभिसारित करने की क्षमता या उसके अपसारित करने की क्षमता से बताते हैं। यानी कि जो भी प्रकाश की किरणों को वो कितना फैला रहा है और कितना एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, उससे हम किसी भी लेंस की क्षमता को मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। समझ में आया ये? इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। क्लियर है यहाँ पे बेटा? यस सर। और यस P, सर। P को हम किससे बताते हैं? P को हम बताते हैं 1/f से। किससे बताते हैं? 1/f से। यस सर। और ये f जो होता है ना, वो क्या होता है? फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है। और फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए अलग होगी और उत्तल लेंस के लिए अलग होगी, ठीक है। और यहाँ पे फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? सर उत्तल लेंस के लिए तो घनात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी और अवतल लेंस यस। के लिए ऋणात्मक। ऋणात्मक होगी। सभी को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया है इसको। कहाँ गया? ये रहा। देखो अवतल लेंस के लिए हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। और उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव। धनात्मक। पॉजिटिव। पॉजिटिव। उल्टा बोल दिया था क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले? हाँ नहीं शायद सर, उल्टा। ये दर्पण के बारे में बोला था आपने। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताया था। अवतल। अच्छा लेंस नहीं कहा था क्या? लेंस ही तो कहा था मैंने। नहीं सर, दर्पण बताया था वैसे। हाँ तो ठीक है, ये एग्जाम वैसे हमने सही लिखा है। उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये आप ध्यान रखना। और अवतल लेंस के लिए हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। ये लर्न करना है आपको, ताकि है ना गलती ना हो हमसे। यस सर। चलिए। और अब जो भी वैल्यू दे रखी होगी ना, वो हम न्यूमेरिकल के बेसिस पे कल करेंगे उनको क्वेश्चंस को, तो आपको और समझ में आएगा। तो लेंस को हम, लेंस का जो फॉर्मूला होगा उसकी क्षमता को निकालने का, वो होता है P = 1/f, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज करो यहाँ ना, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ आगे। देखो यहाँ क्या दे रखा है, 1/f दे रखा है। यस सर। तो क्या मैं P को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/v - 1/u? बताओ हाँ सर। क्यों लिख सकते हैं? यस क्योंकि सर। 1/f का मान लेंस के लिए क्या होता है, यही तो होता है। यस सर। होता है ना ये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐप से निकाल देंगे, ठीक है। तो मेनली तो आपको यही ध्यान रखना फॉर्मूला, और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तब हम उसको देखेंगे। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे हम बताते हैं डायोप्टर से। किससे? लेंस का जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायप्टर। डायोप्टर से बताते हैं।
एक डायोप्टर की जो क्षमता है वो P इज इक्वल टू 1/f से हम बताएंगे, ठीक है ना। D से बताते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसको Yes. हम D लिख देते हैं आगे, उसके आगे। जैसे कभी भी दूरी निकालते तो हम उसके आगे मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम जब भी P की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आ रही होगी प्लस में या माइनस में 0.5 या फिर, तो उसको D से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे पास में एक वैल्यू दे रखी है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, मान लेता हूँ मैं। लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है। और वो कह रहा है 1 कि मीटर। तो उसकी डायोप्टर क्षमता निकालिए। डायोप्टर क्षमता यानी कि P निकालने के लिए कह रहा है कि P निकालो आप। P की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। अब यहाँ किसी लेंस की बात कर रहा है, तो Yes, sir. मुझे ना तो यहाँ अवतल दिया है ना उत्तल दिया है, तो मैं इसको पॉजिटिव लेकर ही चलूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया, तो Yes. P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, है ना। और P इज इक्वल टू 1/m Yes, हुआ। sir. P इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगा मैं +1 डायोप्टर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो +1 D। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। D. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर F की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर होती दूसरे केस में, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 2. और कितना लिख दूंगा, 0.5। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। और डायोप्टर, Yes, sir. तो ये आंसर निकल जाएगा इसका। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास में। ये तो बात हुई कि जब हम एक ही लेंस की बात कर रहे थे तब हमें P इज इक्वल टू 1/f दे रखा है। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा दे दिया कि यहाँ F है, यहाँ पे ना उत्तल लेंस दे रखा है, यहाँ पर अवतल दे रखा है, यहाँ वापस उत्तल दे दिया, फिर यहाँ पे अवतल दे दिया, उसके बाद कह रहा है कि इनकी है ना पावर निकालिए, इन सभी लेंस की क्या निकालिए, पावर निकालिए। तो अब पावर निकालनी है तो मेरे पास में क्या होगा, अलग अलग मैं निकालूंगा कि टोटल पावर क्या हो जाएगी। टोटल पावर यानी कुल क्षमता लेंस की P1 + P2 + P3 + P4, मैं ऐसे बताऊंगा। यानी मैंने मान लिया इसकी क्षमता P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 और इसकी P4 है। तो इन सबको क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। P1 को जोड़ दिया, P2 को जोड़ दिया, P3 को जोड़ दिया, P4 को जोड़ दिया, तो इन सब की क्या निकल जाएगी, टोटल पावर निकल जाएगी। आवर्धन क्षमता जो भी, आवर्धन क्षमता नहीं सॉरी, लेंस की जो भी क्षमता होगी वो निकल जाएगी। और जो भी P1 की वैल्यू होगी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4, ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, Yes, sir. संयोजन क्षमता निकाल सकते हैं, जो कि क्या होती है, अलग अलग लेंस की क्षमताओं का योग होती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो हम कहेंगे Yes, sir. 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं का योग होती है। इसलिए हम इसे P1, P2, P3 और भी ज़्यादा लेंस से रखेंगे तो P4, P5, P6 ऐसे करके जोड़ देंगे। और अंत में यूनिट क्या आएगी इन सभी की, इनकी जो मात्रक होगा वो Diopter. डायोप्टर ही होगा, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा आज हमने अवतल लेंस के बारे में पढ़ा। अवतल लेंस से इमेज का निर्माण कैसे होगा वो देखा। कितने केसेस थे, केवल 2 केसेस थे। नियम हमेशा अवतल लेंस में 3 होते हैं। और उसके बाद में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट ध्यान ही रखना आप, ठीक है ना, भूलना मत। फिर हमने देखा कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता को हम कैसे बताते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था। फिर हमने लेंस की क्षमता को देखा कि लेंस की क्षमता को हम उसके अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। इसकी यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है। और डायोप्टर जो यूनिट हमें दे रखी है, अगर वो अलग अलग लेंस के लिए हमें दे रखा और इन सभी लेंसों को जोड़कर हमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारे कैमराज होते हैं, अलग अलग कैमराज होते हैं, कोई 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 128, 512, 102। अब यस सर, इनके यस अंदर क्या सर, लगे हुए रहते हैं, लेंस ही तो लगे हुए रहते हैं। तो लेंस की यस आवर्धन सर। क्षमता की वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना उसको आवर्धित कर सकता है, कितना बड़ा इमेज या फिर कितनी दूरी पर हम इमेजेस को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में P1, P2, P3 इन सभी की वैल्यू दे रखी होगी तो, यानी अलग अलग लेंस की वैल्यू दे रखी होगी तो उससे हम इनकी कुल संयोजन क्षमता जो है ना लेंसों की वो निकाल सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे ये आज हमने यहाँ पे स्टडी किया था। कल हम इससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे, ठीक है। यस सर। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछिए, Yes. मैं इसको हटा
सर वो अजय बोल रहा था कल शाम को कि मैथ्स की क्लास लगाने की। मैथ्स की क्लास? मैथ्स यस में कौन सर। सा टॉपिक है बेटा? सर वो एक्सरसाइज 30 और 50 के बारे में बोल रहा था। बेटा मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कौन सी एक्सरसाइज है। नाम याद है क्या आपको, कौन सी एक्सरसाइज है? 13वीं और 15वीं सर। अरे 13वीं और 15वीं तो है, नाम तो होगा ना कि माध्य है, माध्य विचलन ज्ञात करने का है, या फिर वो आपका वो सर मैं निकाल के बताऊँ। क्या क्या कहा राहुल, मेरे को आवाज़ नहीं है आपकी। सर बताता हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ देख के बता दीजिए। सर 13वीं एक्सरसाइज है वो तो व्रत एवं स्पर्श रेखा, और ठीक है। 15वीं है वो तो व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। अच्छा, तो ये आपके स्कूल में अभी हुआ नहीं था क्या? नहीं सर, वो प्रॉपर तरीके से मतलब शुरुआत भी नहीं की उसकी, थोड़ी सी शुरुआत की थी सर ने, वो स्कूल बंद हो गई। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम आ गई क्या? यस चलो सर। देखते हैं। और आपका वो वैदिक गणित वाला हो गया था क्या? हेलो। सर प्रिया को पता होगा वो तो। प्रिया, वैदिक गणित वाला कंप्लीट हो गया था क्या? तो बस